everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Bhopli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का टॉपिक रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इन द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के ग्रोथ के लिए सोसाइटी का और फैमिली का क्या रोल होता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को पनपने में किस प्रकार से सहायता करती है सोसाइटी या फिर उसकी फैमिली, और किस प्रकार से ये ऑब्स्टिकल्स भी बनती हैं उनकी ग्रोथ में। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम लेंगे बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल्स। देखिए, जब हम बुक की बात करें तो आपकी बुक में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, बस 2-3 पैराग्राफ्स है। इसलिए जो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ, प्लीज़ उन्हें अच्छे से समझ लेना, कहीं पे स्क्रिबल कर लेना या फिर अपना खुद का कोई एग्जाम्पल फॉर्म कर लेना, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तुम अगर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जाओगे तो मतलब कॉन्टेंट की कमी लगेगी तुम्हें। ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और उतना कॉन्टेंट लिखा जितना बुक में लिखा हुआ है ना, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल समझ लो। पहले हम समझते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। एक चीज का मुझे आंसर करना आप लोग, जब पूरी जनता में से कोई एक इंसान कुछ हटके करना चाहता है तो सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है उस चीज़ पे, बताइए। आई एम सेइंग, ऐसे मानिए पूरी पॉपुलेशन है और एक ये आप हैं, ठीक है, और आप दूसरों से हटके कुछ ऐसा अलग काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी का उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगा। मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में और कोई भी नहीं कर रहा है, ओनली यू आर डूइंग दैट थिंग। एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर आई शुड मेंशन हर नेम और नॉट, लेकिन देर इज दिस गर्ल कॉल्ड उर्फी जावेद, जो क्लोथ्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, कुछ वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही हैं, बट सोसाइटी में हर एक इंसान का उसे लेके एक ओपिनियन है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन वो सही कर रही है या गलत कर रही है, वो उसकी लाइफ है, वट एवर द स्टफ इज, बट शी इज़ डूइंग समथिंग हट के। तो हर एक इंसान का उसको लेके एक पर्सपेक्टिव है। आप दूसरे लेवल पे मत जाओ, अपने आसपास के लेवल पे सोचो। जब आप कुछ ऐसा शुरू करते हो, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, तो देयर वर मेनी पीपल इंक्लूडिंग सम ऑफ माई रिलेटिव्स, जो इनिशियली जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे वो आपके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर हंस रहे होते हैं, सार्केज्म पास कर रहे होते हैं। लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ माई कजन्स, लाइक एक फैमिली गैदरिंग हुई थी हमारी, तो वो बहुत दूर बैठा हुआ था, एंड I was asking my मामू to like subscribe my channel, and suddenly उसने वहाँ से ना चैनल का नाम लेना in a sarcastic way start किया। तब I realized कि यार ये मेरा रिलेटिव है, लाइक सीरियसली वर्थ है ये रिलेटिव मेरा। मतलब ऐसा गुस्सा आता है आपको, क्यों? क्योंकि आप दूसरों से हटके कोई काम कर रहे हो। तो व्हेन पीपल आर लाइक डूइंग समथिंग, लाइक कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, और आप यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो दूसरों से हटके हो गया। अब वो हटके हुआ तो वहाँ पे वो खटक गया। तो ऐसा ही होता है सोसाइटी में, जब भी कोई इंसान कुछ हटके करने की कोशिश करता है, पूरी सोसाइटी उसके पीछे पड़ जाती है। और इनिशियली जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना पनपने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। आप एकदम से फर्स्ट डे से ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते कि ये फर्स्ट डे ही रॉक कर जाएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वो जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें सोसाइटी इतना पिन पॉइंट करती है, आपको इतना पोक करेगी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन यू फील लाइक यार छोड़ो यार इसको, नहीं मतलब ये ना हमारे ऊपर प्रेशर डालने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया। और फिर मैं ये बता रही हूँ, यही सोसाइटी वाले लोग आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं वंस यू आर एट द टॉप, लाइक जब आप उस काम में प्रो हो जाते हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं
व्हाट डू यू थिंक इनकी स्टार्टिंग की जर्नी बहुत ही स्मूथ रही होगी? नहीं, बहुत स्ट्रगल की होगी हर एक इन्फ्लुएंसर ने। इनिशियल डेज में इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की कितनी बातें सुनी होंगी कि कुछ काम धंधा कर लो, कुछ ढंग का काम कर लो, इस किस चीज़ में पढ़े हो तुम, ये क्या कर रहे हो। कोई रील बना रहा होगा तो उसे बोलेंगे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पढ़ लो, थोड़ा सा काम पे फोकस कर लो, यही सुनने में आया होगा। लेकिन एक बार वही लोग फेमस हो जाते तो इनको अरे तुमने तो क्या कर दिया, तुम तो इतने फेमस हो, तुम तो ये हो, तुम वो, कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे। सो एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कुछ इनोवेटिव लाए, कुछ अलग लाए, कुछ हटके लाए, जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब तक उनकी वो चीज़ नहीं चलती है तब तक हर कोई उनका मजाक बनाता है, लेकिन वंस उनकी वो चीज़ चल जाती है उसके बाद वही लोग आके आपको लाइक सलाम ठोकते हैं। जैसे देयर इज दिस मूवी पैडमैन करके, उसमें अक्षय कुमार व्हेन ही स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इनिशियली नोबडी सपोर्टेड हिम, सॉरी, बट बाद में उसको यूएन से भी अवार्ड मिला, राइट। तो मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि स्टार्टिंग की जो स्ट्रगलिंग वाली जर्नी थी उसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली सोसाइटी सपोर्ट करने के बजाय आपको और अपोज कर करके आपके ऊपर एक और प्रेशर क्रिएट कर देती है। एंड अल्टीमेटली हर एक एंटरप्रेन्योर्स को उस प्रेशर से डील करना पड़ता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। या तो आप उससे डर के अपने कदम पीछे ले सकते हैं और नॉर्मल रेगुलर ज़िंदगी जी सकते हैं, या फिर आप उससे लड़ के आगे बढ़ सकते हैं और हो सकता है आप एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और लोग आपका मजाक उड़ाना बंद कर दें या आपको सीरियसली लेना शुरू कर दें। ठीक है, लाइक शार्क टैंक में एक कपल आया था जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे जो कि नेवल को गोल करता था, नाभि को गोल करता था। तो उस टाइम पे, मतलब ये एग्जांपल मैं बहुत बार आपको दे चुकी हूँ लेकिन मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है ये वाला पर्टिकुलर केस। उस टाइम पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी शार्क्स थे, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। बल्कि ऊपर से वो जो गुप्ता और एक और कोई थे ग्रोवर, ये दोनों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था और ग्रोवर ने चिल्लाया भी था कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, इसको छोड़ के कुछ बढ़िया काम कर लो, राइट। तो ये क्या हुआ, अब जब तक वो नेवल वाली चीज़ नहीं सक्सेसफुल होती तब तक वो सुन रहे हैं हर किसी की, नोबडी इज सपोर्टिंग देम। लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन अचानक से ऐसा होता है दैट एवरीबडी इज फोकस्ड अबाउट देयर नेवल, एवरीबडी इज लाइक कंसिडरिंग कि भैया हमें अपना नेवल गोल करना चाहिए और वही प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम से लाइक बैंग ऑन वो परफॉर्मेंस दे, तो उस टाइम पे यही सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए भागेंगे आपके बिजनेस में। सो हर एक एंटरप्रेन्योर को ये पर्टिकुलर पाथ देखना ही पड़ता है, ये पर्टिकुलर जो जर्नी का समय होता है वो झेलना ही पड़ता है। व्हेन दे हैव टू लाइक सोसाइटी की बातें सुननी पड़ती हैं, सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी पोकिंग को झेलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो सोसाइटी का रोल काइंड ऑफ थोड़ा नेगेटिव वे में मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है हर सिनेरियो में ऐसा ही होता है, हर सिनेरियो में सोसाइटी आपको आपके अगेंस्ट ही जाती है। कुछ सिनेरियोज में सोसाइटी समझती भी है, लेकिन मैक्सिमम जो हमने देखा है हट के कुछ भी काम करने वाले लोगों को सोसाइटी ने हमेशा अपोज ही किया है। सो वो एक चीज़ हम ले सकते हैं। तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वी कैन से कि सोसाइटी से उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है जब आप कुछ हट के काम करने के बारे में सोचते हो या फिर कुछ आप डिफरेंट करने के बारे में सोचते हो। तो ठीक है, अब हम फैमिली के अकॉर्डिंग देखते हैं। फैमिली के अकॉर्डिंग हम लेते हैं एग्जाम्पल, पहले तो लेंगे हम 3 इडियट्स का। थ्री इडियट्स में फरहान था, फरहान था, यू रिमेम्बर the one who started doing engineering, लेकिन lately वो फोटोग्राफी में चला गया था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, और काफ़ी अच्छा वो कर रहा था। एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, बट उसके पापा चाहते थे, मतलब व्हेन ही वाज बॉर्न उसी टाइम उसके पापा ने बोल दिया था कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा। बहुत सारे घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। लाइक मेरी एक कज़न मासी है, माई मॉम्स बेस्ट फ्रेंड, तो शी लिव्स इन भोपाल इटसेल्फ। तो वो और उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स हैं, उनके 2 बच्चे हुए और बच्चे पैदा होते ही उनका फेट डिसाइड हो गया था कि भैया ये डॉक्टर बनने वाले।
और मैंने अक्सर देखा है जब मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर्स होते हैं ना तो बच्चे भी डॉक्टर्स ही बनते हैं आगे चल के। जब मियाँ बीवी सीए होते हैं तो उनके बच्चे भी आगे चल के सीए ही बनते हैं। लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसके पापा सीए हैं, ठीक है, मम्मी इज़ अ हाउसवाइफ। अब उसकी बहन है बड़ी, फिर ये है, बहन पहले सीए की, क्यों? क्योंकि पापा सीए थे, ठीक है, उसका मन था नहीं था बट सीए की क्योंकि पापा ने बोला। उसके बाद इसका कुछ और करने का मन था बट अगेन क्योंकि पापा ने बोला तो सीए करनी। अब इन्हीं के जो पार्टनर हैं उनके भी 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 से उन्होंने सीए करवाया। अब उनके एक और पार्टनर हैं जिनके 2 लड़के हैं शायद और दोनों सीए हैं। तो मतलब इट्स लाइक कि कुछ लोगों का ना फेट पहले से ही डिसाइड हो जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स वो पर्टिकुलर फील्ड चुन लेते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं उनके बच्चे भी वही फील्ड ज्वाइन करें। अभी रिसेंटली वी वर वॉचिंग ICAI का एक वो हुआ था यहाँ पे इवेंट भोपाल में, तो उसकी कुछ वीडियोस देख रही थी मैं, मेरे भाई ने दिखाई थी। तो उसमें देयर वाज दिस गर्ल जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वो शायद किसी लाइक कमिटी मेंबर की बेटी थी एंड शी वांटेड टू परस्यू लाइक डांसिंग, बट देन उसके पापा सीए हैं तो उन्होंने बोला नहीं, ये तुम पैशन के लिए करो लेकिन तुम्हें बनना सीए ही है। तो बहुत सारे लोगों का फेट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, उनके पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है, उनका करियर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि भैया इससे तो यही करवाना है, ये तो यही बनेगा। जैसे फरहान के साथ हुआ था कि उसके पापा ने उसके पैदा होते ही बोल दिया मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। और इवन फॉर दैट मैटर वायरस का बेटा ही वांटेड टू परस्यू लिटरेचर, लेकिन वो चाहते थे कि भैया वो भी इंजीनियर बने और ज़बरदस्ती उसे इंजीनियर बनाया तो उसने अल्टीमेटली लाइक ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज उससे इंजीनियरिंग हो नहीं पा रही थी, इफ़ यू रिमेंबर द 3 इडियट्स वाली स्टोरी। सो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि फैमिली भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव रहती है। आपने कभी भी किसी पेरेंट को सुना है कि उनका बच्चा पैदा हो और उस टाइम वो बोले कि हमारा बेटा तो एंटरप्रेन्योर बनेगा? कभी नहीं बोला होगा। आधे पेरेंट्स तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे वर्ड को। सो नोबडी सेज कि हमारा बेटा बिजनेसमैन बनेगा या एंटरप्रेन्योर बनेगा। एवरीबडी सेज हमारा बेटा मेडिकल लेगा, डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा या सीए बनेगा या फिर प्रोफेसर बनेगा, सबका यही कॉल रहता है। सो मैक्सिमम फैमिलीज थिंक कि एंटरप्रेन्योरशिप उतना कोई अच्छा वो नहीं है, तो उनको अपने बच्चों को थोड़ा सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में डालना होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो क्या करे, परस्यू करे मेडिकल या नॉन मेडिकल या ये वाली सारी चीज़ें जो बहुत कॉमन पाई जाती है, लॉयर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। नोबडी सेज उनका बच्चा एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। सो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी एंटरप्रेन्योर्स के पीछे पड़ी रहती हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कुछ हटके काम कर रहे होते हैं, रेगुलर से कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं। एंड सेम केस गोज़ फॉर लाइक फैमिली की, फैमिली भी चाहती है कि वो थोड़ा सा अलग हटके काम ना करें, नॉर्मल वाला काम करें, ठीक है। इतना समझ में आया? 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। ओके, ये हैं पापा, ये हैं मम्मी, ये गए हैं किसी के घर। क्यों गए हैं? अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने, ठीक है। ये मैं अपने मन से स्टोरीज नहीं बना रही हूँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तभी मैं सुना रही हूँ आपको। ये अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने गए हैं यहाँ पे, और ये लड़के की फैमिली है, ये लड़के के पापा हैं, ये लड़की की मम्मी है जिनका मुंह थोड़ा बड़ा बन गया है, दोनों स्माइलिंग है, और ये लड़का खुद है, ठीक है। लड़की से छोटा तो नहीं बना? नहीं, ठीक है, हाइट सही है, टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा। अब ये आए, इन्होंने देखा, बैठा, घर देखा, सब बड़े अच्छे थे, पापा इनके गवर्नमेंट जॉब में थे, तो काफ़ी मतलब अच्छा सुनने को मिला और समझने को मिला, सब अच्छे से तय हो गया। मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट हाफ द बैटल दे वन, कि 90% इनका श्योर हो गया था कि हाँ बेटी की शादी यहीं पे कराएंगे। देन फाइनली दे आस्क्ड कि ये लड़का करता क्या है, और इसके पेरेंट्स ने बोला कि एंटरप्रेन्योर है, he owns a startup, he is working for a startup, he is working for his own startup। ये सुनते ही लड़की के पेरेंट्स इतने डिसअपॉइंट हुए कि दे डिसाइडेड कि नहीं भैया अपन से ना हो पाएगा।
कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जब कोई इंसान अपने बेटी के लिए रिश्ता देखने चाहता है और उसको पता चलता है कि सामने वाला इंसान कुछ हटके काम कर रहा है, स्टार्टअप पे वर्क कर रहा है जो कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ये मतलब ये जो ये इनकी मेंटालिटी है ये भी तो बनी होगी ना किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने, तभी तो ऐसी मेंटालिटी बनी है। अक्सर इंडिया में देखा गया, इंडिया में क्या बाहर भी देखा गया है, 100 में से 10 स्टार्टअप चलते हैं। ये जो एकदम हाइप क्रिएट होते हैं ना, ओला ओयो ये वो मतलब ये ऐसे 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 दिन रात में इतने तेज हो गए भैया। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हु आर लाइक स्ट्रगलिंग, और कितने सालों से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, तभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। फिर ऐसे लोग अपने स्टार्टअप को बंद करके नॉर्मल रेगुलर जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो 100 में से 10-15 ही स्टार्टअप्स चल पाते हैं, तो बाकी के जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे कोई पेरेंट्स अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे इंसान के हाथ में दे सकता है जिसका करियर का पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये डर गए, इन्होंने बोला यार हम दे तो दे, तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब है लेकिन तुम्हारी रिटायरमेंट आने वाली है, रिटायरमेंट हो गई उसके बाद तुम सिर्फ खुद पेंशन पे जियोगे, हमारी बेटी को कहाँ संभाल पाओगे, और ये तो खुद स्टार्टअप के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं इसका स्टार्टअप मतलब चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो हमारी बेटी का क्या होगा। होता है ना, हर माँ बाप को लगता है, राइट। ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं बहुत रिलेटिव्स में बैठ के जैसी बातें होती हैं औरतों के बीच में वैसी बातें कर रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई हैं कि फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है, किस तरीके से ये ग्रोथ करवाती है, किस तरीके से ये ऑब्स्टिकल बनती है। तो वहाँ पे एक ये भी पॉइंट मेंशन था कि हर एक इंसान चाहता है कि उनके बच्चों का जो ग्रूम हो या उनकी बच्चों की जो ब्राइड हो वो स्टेबल जॉब में हो, सिक्योर्ड जॉब में हो, स्टेबिलिटी हो उसकी अर्निंग में। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेबिलिटी नहीं होती है, दैट्स द रीज़न बहुत सारे लोग अपने बच्चों के रिश्ते ऐसे नहीं करवाते। लाइक मेरे मैं नहीं बताऊंगी कौन है, कैसे मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन देयर इज़ दिस नोन पर्सन हु इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। सो वो लड़की एक बंदे को लाइक करती थी और 7 साल शी वेटेड फॉर दैट गाय कि भैया पेरेंट्स को मना लूँ कि शादी करवा दो, क्योंकि वो खुद तो डॉक्टर थी लेकिन जो लड़का था वो स्टार्टअप पे वर्क कर रहा था। तो ऐसे सिनेरियो में 7 साल तक उसके पेरेंट्स ने हाँ नहीं बोला था। हाँ, जब उसके लड़के मतलब वो लड़के का थोड़ा सा स्टार्टअप चलने लग गया, थोड़ा स्टेबल हुआ, उसके बाद जाके कहीं उसके पेरेंट्स माने कि हाँ अब हम अपनी लड़की का रिश्ता तुमसे करा सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, समझे। चलिए अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, पहले थोड़ा सा अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है ग्रूम वाला, ब्राइड ग्रूम वाला एग्जाम्पल, ब्राइड ग्रूम वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर ये है हमारा 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल फरहान का, और फिर ये है हमारा एग्जाम्पल सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है जब कोई इंसान कुछ हटके काम करता है। तो डन। चलिए अब रीड कर लेते हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। It says the individual perception of what his or her family and friends think or opine about entrepreneurship has a crucial role to play. Besides the view of family, their support in the society with regard to failure is also a very important factor playing upon the young minds and framing their opinion. देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि सोसाइटी हट के अगर आप कुछ कर रहे होते तो वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, फर्स्ट थिंग। और ऐसे सिनेरियो में इमेजिन करो तुम जो चीज़ कर रहे थे उसमें तुम फेल हो गए, मतलब जिस स्टार्टअप में तुम 3 साल से एफर्ट्स डाले जा रहे थे, स्ट्रगल करे जा रहे थे, वो वर्क नहीं किया तो क्या होगा। I remember when I was doing my 11th class, there was this person who was in the same coaching. हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए कोचिंग क्लास जाते थे, मतलब एक क्लासेस थी ऐसे नॉर्मली, तो वहाँ पे 11 बच्चों का बैच होता था। तो उसमें एक लड़का था जिसको एक्टिंग का बहुत शौक था। उसने भोपाल लेवल पे थिएटर्स में काम किए थे। ही वेंट आफ्टर 12 टू मुंबई, वहाँ पे उसने ड्रामा कंपनी ज्वाइन की थी, वहाँ पे उसने एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे उसने अलग अलग कोर्सेज किए, एंड देन ही फाइनली लाइक उसने अपने आप को ऑडिशंस में बिठाया, सब कुछ किया, छोटे मोटे रोल मिले भी, 2-4 चीज़ों में काम किया भी, बट कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं मिला या फिर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं मिला, और अल्टीमेटली उसे वापस लौट के भोपाल आना पड़ा।
यू नो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, जिस तरीके से वो बयान कर रहा था ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आई फेल्ट दिस वे, आई फेल्ट एट अ पॉइंट कि मुझे कहीं चले जाना चाहिए दूर, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फेस द सोसाइटी। ऐसे लोग जो आपको पहले उस नज़रों से देखा करते थे कि नहीं हो पाएगा तुझसे, रहने रहने रहने, अब एक्चुअली जब उनकी बात सच हो जाती है, एक्चुअली जब आप फेलियर के साथ लौटते हो, तो उन्हीं लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना अब अपने चेहरे में ना एक इविल स्माइल छोड़ के मतलब टच करके आपसे मिलते हैं कि भैया देखा, बोला ही था ना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ कर पाए तुम, आ गए ना वापस लौट के, बोलते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाला फेस एक्सप्रेशन हो जाता है उन लोगों का। तो ऐसे सिनेरियो में इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना किसी भी इंसान के लिए उस फेलियर, भैया एक तो तुम समझो कि तुम्हें फेलियर मिला है, ऊपर से फेलियर के साथ तुम्हें सोसाइटी जो तुम्हें बार बार बोल रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, सोसाइटी वहाँ पे सही हो गई, सोसाइटी वहाँ पे लाइक उनका बोला हुआ सच हो गया। तो वो फेलियर प्लस वो सोसाइटी का प्रेशर, कितना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर देगा किसी इंसान के ऊपर, कितना ज़्यादा प्रेशर। सो दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल। तो वही चीज़ है कि हर एक की लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि एक बार तुम्हें फेलियर मिला, चुपके से वो फेलियर मिले फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन सबके सामने सब जब तुम्हारे फेलियर का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो बोलते हैं ना, देयर इज दिस डायलॉग कि हारने का लाइक फील और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है वंस लोग आपके हारने का वेट कर रहे हो। तो वैसे ये थोड़ा उल्टा होता है कि लोगों को जलाने के लिए जब आप जीत जाओ, जब लोग आपका वेट कर रहे हो हारने का, वैसा कुछ होता है, लेकिन मैंने उसका थोड़ा उल्टा बना दिया अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सो यही होता है बेसिकली, व्हेन पीपल आर वेटिंग टू सी यू फेल, और उस टाइम पे अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके लिए वो फेलियर ना ज़रूरत से ज़्यादा ही इंटेंस हो जाता है। Then they say family support is very essential because in most cases the youth would need to borrow initial finances from the family and friends. फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ना बैंक्स वगैरह आपको लेंड नहीं करते इतने अच्छे से, या कोई भी आपको ऐसे ही पैसा निकाल के नहीं दे देगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ में, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट भी तब इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो कुछ देखते हैं। वो ऐसे ही बस आपने बोला हवा में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको उनको दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो इनिशियल कैपिटल तो आपको फ्रेंड्स और फैमिली से ही मिलेगी, और अगर वही लोग आपको सपोर्ट नहीं करते आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, देन इन दैट सिनेरियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना। The family's attitude towards education and other careers in the field like medicine, engineering, etc. are also likely to dominate the youth's mindset towards entrepreneurship. So मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे चाहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो चाहती हैं उनके बच्चे सिक्योर्ड जॉब्स में जाएं, सिक्योर्ड करियर चुनें, जैसे कि डॉक्टरी हो गई, या फिर CS वाला काम हो गया, या मेडिकल वाला काम हो गया, इंजीनियरिंग वाला काम हो गया। आई रिमेंबर मेरी एक जूनियर थी, पढ़ाई में बिल्कुल नील थी, मतलब मेरे को नहीं लगता उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आया करते होंगे। उसके दोनों पेरेंट्स CA थे, ठीक है। तो उन्होंने पहले पूछा अपनी बेटी से कि तुम्हें CA बनना है, तो शी सेड नहीं मुझे CA नहीं बनना। तो पैसे लगा के उन्होंने अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया था, क्योंकि CA में क्या होता है, CA में पैसे नहीं पे कर सकते आप किसी को। ICA का एक इंस्टीट्यूट है ICAI, उसमें आपको पेपर्स देने होते हैं और जैसे जैसे क्लियर होते जाए आप CA बन जाते हो। लेकिन जब मेडिकल की बात होती है तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन पैसे दे के हो जाता है। दैट्स अ हार्ड ट्रुथ। आपको नीट तो क्लियर करना ही पड़ता है, लेकिन नीट में जिनकी कम रैंक आती है बट स्टिल उनको अच्छा कॉलेज चाहिए होता है, उनका पैसे से एडमिशन हो जाता है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, पैसे का लेन देन होता ही है मेडिकल कॉलेजेस में। तो उन पेरेंट्स ने बहुत ही मज़े से अपने बेटी का एडमिशन गुजरात के किसी बढ़िया से कॉलेज में करा दिया, मेडिकल कॉलेज में करा दिया। नाउ शी इज़ परस्यूइंग डॉक्टरी। सोचिए, जो मुश्किल से पास होती थी, शी इज़ परस्यूइंग डॉक्टरी, और उसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगी। क्या ऑपरेशंस करेगी वो लोगों का, सोच के देखिए। ऐसे मानिए जैसे वो न्यूज़ में अक्सर आते हैं ना, बिहार यूपी के टीचर्स दिखाते हैं जिनसे स्पेलिंग पूछते हैं तो उनको खुद को स्पेलिंग नहीं पता होती, जिनसे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछते हैं तो उन्हें वो खुद नहीं पता होता, और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल वही वाला केस हो जाएगा। चलिए, सो बेसिकली दे से
it is quite likely that the families will be ready to take loan and fund the youth's professional education rather than funding a new business venture where risk is involved. ये बोल रहे हैं कि families ना खुशी खुशी लोन वगैरह ले लेती हैं जब उनको पता हो कि उनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या CS कर रहे हैं, बट वही फंड लेना उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है जब उन्हें पता हो कि हमारा बच्चा बिजनेस वेंचर के लिए फंडिंग ले रहा है. कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक बेटा है, ये एक बेटा है, दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, ठीक है. इसने बोला मुझे मेडिकल में जाना, मतलब मुझे MBBS करना है. इसने बोला मुझे मेरा बिजनेस खोलना है, और इन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है दोनों के लिए, तो ये बैंक से लोन ले रहे हैं. इस बच्चे के लिए लोन तो ये खुशी खुशी ले लेंगे क्योंकि उन्हें पता है MBBS करने के बाद इसकी कहीं ना कहीं तो जॉब पक्का ही लग जाएगी. लेकिन क्या ऐसा वो है, मतलब ऑब्लिगेटरी है कि बिजनेस करने के बाद इनका बिजनेस चली जाए, तो इसके लिए लोन लेने से पहले ये 100 बार सोचेंगे. सो वही कहने का मतलब है कि बिजनेस वेंचर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो हर कोई इतना ज़्यादा उसको लेके श्योर नहीं होता, हर कोई उतना ज़्यादा उसको लेके फेवरेबल नहीं होता है. तो बहुत सारे पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि रिस्क कुछ ज़्यादा ही हद तक इन्वॉल्व होता है. Then they say, surprising but true is the fact that the society's view about business entrepreneurs as a prospective bridegroom can also be a deciding factor promoting or inhibiting entrepreneurship. प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम को भी इस नज़रिए से देखा जाता है. मतलब जब भी पेरेंट्स रिश्ते की बात कर रहे होते हैं अपने बच्चे की, तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं तुम्हारा लड़का करता क्या है, तुम्हारी लड़की करती क्या है. ऑफ लेटली लाइक हमारे फैमिली में भी बहुत सारे अरेंज मैरिजेस या लव मैरिजेस हो रही हैं अभी, क्योंकि सारे कजन्स ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं. तो मेरे जो एक साल बड़े या एक साल छोटे बच्चे मतलब वो हैं कजन्स, उन सबकी शादियां हो रही हैं. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं. तो अरेंज मैरिजेस में जब भी कोई किसी को कॉल करता है तो वो यही पूछता है कि क्या करता है तुम्हारा लड़का, क्या करती है तुम्हारी लड़की, कितना कमा लेती है तुम्हारी लड़की, कितना कमा लेता है तुम्हारा लड़का. ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. और उसके बाद यही पूछा जाता है कि कर क्या रहा है एग्जैक्टली. और जैसे ही आता है कि एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप ऑन करता है, बस वहीं पे कहानी खत्म. और आजकल तो एक और चीज़ है, #एंटरप्रेन्योर. ये कौन है, इनके बारे में बताती हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को. तो सोसाइटी में ना ये अलग किस्म के प्राणी भी आए हुए हैं जो अपने आप को #एंटरप्रेन्योर्स करके इंट्रोड्यूस करते हैं. आपने वो चेन सिस्टम वाला वो सुना होगा, एक बिजनेस होता है जिसमें आपको अपने नीचे किसी को ऐड करना होता है. जितने लोग आप ऐड करोगे उनके पार्ट का कुछ कमीशन आपको मिलेगा. फिर उनको अपने नीचे कुछ लोगों को ऐड करना होता है, जितना वो ऐड करेंगे कुछ कमीशन इनको मिलेगा, थोड़ा कमीशन आपको मिलेगा. फिर वो अपने नीचे जितने ऐड करेंगे थोड़ा कमीशन उनको मिलेगा आपको मिलेगा. फिर वो अपने नीचे जो ऐड करेंगे थोड़ा कमीशन उनको मिलेगा, उनसे ऊपर वालों को मिलेगा थोड़ा, उनसे ऊपर वालों को थोड़ा आपको मिलेगा. तो इस तरीके से ये पूरा चेन सिस्टम वर्क करता है. तो आजकल जो अपने आप को #एंटरप्रेन्योर्स करके इंट्रोड्यूस करते हैं वो यही चेन सिस्टम वाला काम कर रहे होते हैं. वो बस आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम ये बिजनेस कर रहे हैं. अभी रिसेंटली मेरी फेसबुक पे किसी से बात हुई थी, तो आई आस्क्ड हिम कि लाइक व्हाट डू यू डू, ठीक है. तो ही सेड आई एम एन एंटरप्रेन्योर. तो लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया किस तरह का बिजनेस कर रहे हो. तो अल्टीमेटली मुझे पता लगा वो इसी तरह का बिजनेस कर रहा था. और ऐसे लोगों की ना पहचान पता है क्या होती है, एक तो ये जाएंगे ना सबसे बड़े होटल्स में, ठीक है, कॉफ़ी पी के आएंगे, चाहे बिल्कुल मुश्किल से 200-250 रुपए की, लेकिन सबसे बड़े होटल्स में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे वेल ड्रेस्ड होंगे, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल कपड़े पहने होंगे इन्होंने. बात करेंगे तो एटीट्यूड झलकेगा आपसे. मतलब एक बार मेरी ऐसे ही #एंटरप्रेन्योर से बात हो रही थी VC पे. मतलब माई ब्रदर एंड मी वी बोथ वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन जो कि मुंबई में बैठे हुए हमसे बात कर रहे थे. तो उन्होंने एक लाविश सा अपने पीछे बैकग्राउंड सेट किया हुआ था और हमसे बात करते करते ही वाज हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और वो ऐसे एक्ट कर रहे थे. तो मैंने भाई को बोला कि लाइक हु ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग. तो ही सेड ये इनका तरीका होता है लोगों को फंसाने का. देखो हम कितने चिल्ड हैं, हमारी लाइफ कितनी स्ट्रांग है, हमारी लाइफ कितनी ये है, तो वो आपको दिखाने के लिए टाइप्स होता है. तो ये कुछ पहचान होती है इन लोगों की. तो इन #एंटरप्रेन्योर्स की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, ये एक अलग ही किस्म का बिजनेस है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग इनोवेटिव, हु इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम द वर्ल्ड. सो उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है.
So in some societies people prefer to marry their daughters to persons holding government jobs. अच्छा हाँ, ये मैंने बहुत देखा है. So there was this lady क्या मतलब मेरी friend थी, now तो she is married and she has a baby, तो lady बन गई है वो. So there was this girl जो मेरे साथ पढ़ती थी, then उसने डॉक्टरी लाइन चुनी and she was dating a guy. दोनों का अच्छा था, मतलब दोनों डॉक्टर्स थे, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए था कि जो लड़का हो हमारी बेटी का, मतलब जो पति हो हमारी बेटी का, वो गवर्नमेंट जॉब में हो. और उनको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक आईपीएस ऑफिसर मिल भी गया. तो उन्होंने अपनी बेटी का ब्रेकअप कराया पहले बॉयफ्रेंड के साथ, और उसकी शादी करवाई किसके साथ? आईपीएस ऑफिसर के साथ. क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, और वो भी हाई लेवल की. अगर डॉक्टरी के बाद ये बंदा करता भी गवर्नमेंट जॉब तो इसको बेसिक लेवल की मिलती, बट आईपीएस ऑफिसर तो उनकी तो रैंक ही अलग होते हैं. तो लाइक मैक्सिमम पेरेंट्स वांट्स कि उनके बच्चियों का रिश्ता किसी गवर्नमेंट जॉब करने वाले इंसान से हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, पेंशन का कोई, रिटायरमेंट का कोई चक्कर नहीं है, पैसे आते रहेंगे ज़िंदगी भर. मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, कुछ बैंक्स में थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में थे, तो अब उनकी रिटायरमेंट बहुत आराम से निकल रही है. 50-50, 60-60 हज़ार रुपये उनको मतलब आती है महीने की पेंशन. तो क्या बुरी है? घर पे बैठे बैठे यू आर अर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग. तो वो गवर्नमेंट जॉब के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. इसके अलावा आपको घूमने के लिए पैकेजेस मिलते हैं, इसके अलावा आपको रेंट का पैसा मिलता है, इसके अलावा आपको ड्राइविंग का या फिर ड्राइवर का या फिर पेट्रोल का खर्चा मतलब मिलता है. तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के. तो मैक्सिमम पीपल वांट कि उनकी बेटियों की जब शादी हो तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर से हो. ठीक है. उसके बाद थिंकिंग दैट द जॉब्स आर सिक्योर एंड परमानेंट एज कम्पेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. वो क्यों गवर्नमेंट जॉब वाले बंदों को पसंद करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयड वालों में उतना ज़्यादा रिस्क है जो कि उनमें नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा है दूसरे वाले में. नॉर्मली प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर सीन टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड एज ब्राइड ग्रूम्स. ज़्यादातर लॉयर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को प्रेफर किया जाता है ब्राइड ग्रूम्स के लिए. These factors are relevant in terms of shaping entrepreneurship in the society. So ये सारे factors कहीं ना कहीं किसी भी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कराने में या फिर शेप करने में रेलेवेंट होते हैं. इनके बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी चलेगी, एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ कितनी होगी. और जितने भी आपने फैक्टर्स पढ़े वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स ही थे. तो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऑब्स्टिकल बनते हैं, हिंड्रेंस बनते हैं, जिसके कारण उतना ज़्यादा वो पनप के निखर के नहीं आ पाते. सिर्फ वही लोग आ पाते हैं जो उस स्ट्रगल को फेस करके एक लेवल आप सोच लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी उनके बारे में क्या बोल रही है. सिर्फ वही लोग आगे बढ़ के अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं. ठीक है. सो ये था हमारा रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर. नाउ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे. छोटी सी वीडियो थी क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक था. नेक्स्ट हमारी वीडियो होने वाली है रोल ऑफ विमेंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड. तो वहाँ पे हम बहुत सारे विमेंस के बारे में पढ़ेंगे जो अच्छी एंटरप्रेन्योर्स बनी हैं. ठीक है. शार्क टैंक की 3 बंदियों का एग्जांपल ले सकते हो. एक मामा अर्थ वाली, शुगर मेकअप वाली, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो ऑनर थी उसका. तीनों का एग्जांपल ले सकते हो. वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, राइट. बट वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. सो उसके लिए उस लिंक पे चले जाना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा, प्लेलिस्ट का लिंक होगा और नोट्स का भी लिंक होगा. वहाँ पे लिखा होगा गेट नोट्स फ्रॉम योर. वहाँ पे क्लिक करोगे तो लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को. ठीक है. अगर फिर भी तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो उसके लिए तुम गूगल करना magnetbrains.com. तुम्हें वेब पेज खुला दिखेगा. इसमें तुम्हें जाना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पे. यहाँ पे क्लास 11 पे चले जाना. पहले साइंस के कुछ फैकल्टीज़ दिख रहे हैं, इन्हें इग्नोर करेंगे हम क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं, और हम बिजनेस स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे. दोनों ही मैं पढ़ा रही हूँ. आपको जो भी सब्जेक्ट देखना आप देख सकते हैं. वॉच नाउ पे क्लिक करोगे जैसे ही तुम लोग, तो यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस में सारी वीडियोस लगी हुई दिख जाएंगी चैप्टर वाइज. हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी. और उसके बाद तुम वो रिस्पेक्टिव वीडियो खोल सकते हो जो तुम्हें देखनी है. एंड इस तरीके से तुम वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो. जो भी डाउट्स आए वो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ठीक है. बाकी मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है तुम लोगों को, तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाओ. ठीक है. मतलब हमारे इतने एफर्ट्स का तब तक मतलब नहीं बनेगा जब तक तुम उसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं करोगे. सो जितना हो पाए उतना फ़ायदा उठाइए. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.